अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के 2016 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी 2016 में भी दो पेपर्स हैं, एक सेक्शन 2015-17 वालों का है और एक जो है वो 2012 से 14, 13 से 15 और 14 से 16 इन सेशंस का है। तो ये टोटल दो पेपर्स हैं क्लास 11 फिजिक्स के। आई नो कि आपका कल पेपर है और मेरी वेबसाइट पे ये सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्यूशन मौजूद है। मेरी वेबसाइट है fpic.solvedpastpapers.com। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनमें लिंक मौजूद है वेबसाइट पे। आप वैसे fpic सॉल्व पास्ट पेपर्स लिखे ना तो वहां से भी आपको मेरी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको अभी यहाँ लिख भी देता हूँ। तो मेरी वेबसाइट पे आप जो है वो जाकर, लिखने वाला कहाँ है यार, ये रहा। अच्छा, FPISESOLVEPAPERS.com, ये मेरी वेबसाइट है। ये आप लिखें FPISESOLVEPAPERS.com। अच्छा, इस पर आप जाएंगे ना, ज़्यादातर जो मटेरियल है वो मौजूद है फेडरल बोर्ड का, क्योंकि ये वेबसाइट मैंने फेडरल बोर्ड के लिए बनाई थी। तो इसमें जहाँ लिखा हुआ है ना हेडिंग पर डली हुई है पास्ट पेपर्स की, तो पास्ट पेपर्स में फिर दो किस्म के हैं। या मैं एक मिनट अभी आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने जनाब, मैं तो एफ लिखना है, मेरी वेबसाइट आ जानी है। ये है जनाब मेरी वेबसाइट, ठीक है। ये सब कुछ जो है ना ये फेडरल बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों का फर्स्ट ईयर का तो मैं स्पेशल जो है वो कर रहा हूँ रावलपिंडी बोर्ड वालों के लिए। ये देखिए, ये पास पेपर्स हैं जिसमें BISC FBISC पास पेपर्स हैं ये उनके। और ये आपके BISC रावलपिंडी के BISC रावलपिंडी के मैंने 9, 10, 12 का नहीं किया, सिर्फ अभी क्योंकि मैं उधर बिजी था फेडरल बोर्ड के साथ, और ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मेरा बेटा जो है वो अब तक फेडरल बोर्ड में पढ़ रहा था। अभी उसने फर्स्ट ईयर में जो है वो रावलपिंडी बोर्ड में आया है। तो इस वजह से फिर मैं उसके लिए कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें अपने अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ तो औरों को भी फायदा हो जाए। तो उसकी बस एग्जाम की तरफ मैंने कहा चले मैं उसकी एक एडिशनल हेल्प कर देता हूँ थोड़ी, ये पास पेपर्स वगैरह की। तो ये BISE रावलपिंडी में जो है ना ये क्लास 11 पास पेपर्स हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, इसको क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये देखें, ये पास्ट पेपर्स भी हैं और ये फिजिक्स, और ये सबसे टॉप पे लिखा है पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज विद आंसर्स। इसी तरह ये कंप्यूटर साइंस के लिए भी मैंने किया था आप लोगों के लिए पास्ट पेपर्स सारे मैंने एमसीक्यू सॉल्व करके अपलोड किए थे। वीडियो भी एक बनाई थी। मैथ्स के लिए भी मैंने किया था। क्या ख्याल है बाकियों के लिए भी करूंगा अब जो और चीजें आएंगी, जो आगे अगले आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, उर्दू, इस्लामियात, व्हाट्सएवर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है ना। मैं कोशिश ही इंसान कर सकता है, बाकी तो होता वही है जो अल्लाह की मर्जी। तो ये इस पे क्लिक करेंगे ना आप तो आपका ये अलग से एक पेज खुल जाएगा, BISC रावलपिंडी क्लास 11 फिजिक्स MCQ विद आंसर्स। और ये लाहौर के भी मैंने ना दो पेपर 2021 के मैंने दो पेपर लाहौर के भी किए हुए हैं। वहाँ इस पे अगर करेंगे ना ये अलग से खुल जाएगा यहाँ पे। ये लाहौर के दो पेपर है सिर्फ, 2021 ग्रुप 1, 2021 ग्रुप 2। ये भी आप ही का पंजाब बोर्ड की सेम बुक है आपकी। फेडरल बोर्ड वालों से ना कीजिएगा, फेडरल बोर्ड की बुक्स चेंज है, अच्छा उनका सिलेबस चेंज है। तो आपके ये देखें सारे 2021, 19, 18, 17, 16। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, ये ठीक है, समझ लें मेरा जुकाम लगा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है ना 2021 ये सारे पेपर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी पेपर को ओपन करें, जैसे आपने 2015 को इसको ओपन किया, ये यहाँ खुल जाएगा। ये अवेलेबल है, आप यहाँ से आंसर देख लें, कर लें खुद से। अगर आपको वीडियो यूट्यूब की वीडियो में जो है ना देर लग रही है, सोल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, वीडियोस में कोशिश कर रहा हूँ बनाने की कि मैं वीडियो बना के जो है ना एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब तो आप ही बताएंगे आपको कितना फायदा हुआ मेरे एक्सप्लेन करने से, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये काम है अफरा तफरी का, जल्दी का। अच्छा जी, 1 पीको इज इक्वल टू पीको। पीको होता है 10⁻12। ये याद करने वाली बात है, सही है। पीको होता है 10⁻12।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। अच्छा डॉट प्रोडक्ट, सपोज एक वेक्टर था ए, उसका डॉट उसके साथ ही ले लो, क्या हो जाएगा, ए ए कॉस, भाई इसका आपस में ए का ए के साथ क्या एंगल होगा, जीरो एंगल होगा ना, तो कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, कॉस जीरो वन के इक्वल होता है, क्या आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का अपने साथ इटसेल्फ, अपने साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। सपोज अब यहाँ तो उसने गलती की, उसने वेक्टर ए नहीं दिया, यहाँ पे उसको लिखना था वेक्टर ए, तो फिर ये सही था, उसने वेक्टर का नाम लिखना वो भूल गया, तो यहाँ उसने इस बार, ठीक है आप समझ जाए कि उसने जब टू ए ए लिखा है तो यहाँ वो, यहाँ इस जगह उसने ए लिखना था लेकिन वो भूल गया वेक्टर ए लिखना। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, एम एस माइनस टू। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, एम एस माइनस वन, और ये होता है एस, तो ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस वन, तो एम एस माइनस टू हो जाएगा। वैसे भी याद होता है आपको क्योंकि 9.8 एम एस माइनस टू आप काफी जगह देख रहे होते हैं ना जी की वैल्यू। द ओवर, अच्छा द ओवरकम, द नहीं है, टू ओवरकम, टू ओवरकम ग्रेविटी फ्यूल कंज्यूम बाय रॉकेट। ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए, जमीन की जो ग्रेविटेशन फील्ड है उससे निकलने के लिए, जो रॉकेट है उसको तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड फ्यूल जो है ना कंज्यूम करना पड़ता है। एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम गैस बर्न होती है, तो फिर जाके इतने उसका प्रेशर बनता है कि वो जो है ना जमीन की जो ग्रेविटी है उससे निकलता है। बस आप याद कर लें कि फ्यूल कंज्यूम बाय रॉकेट जो है ना वो क्या होता है, 10,000 kg/सेकेंड। 1 किलोवाट आवर जो है ना किसकी यूनिट है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। अच्छा अगर ये एनर्जी ना लिखा होता, वर्क लिखा होता फिर भी सही है, क्योंकि पहले कुछ पेपर थे जिनमें वर्क लिखा था। वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg, ये आंसर है, ये भी याद करने वाली बात है। द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द अर्थ जो है ना, ये पहले अभी अभी पहले कोई पेपर था, पता नहीं पिछला था या उससे पिछला पेपर था, उसमें इसके तीन आंसर दिए थे, 250 300 450 करके, वो सारे आंसर गलत थे, और नो वन इज करेक्ट या नन इज करेक्ट था। ये देखिए यहाँ इसका सही लिखा हुआ है, 36,000 किलोमीटर। द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एमसीक्यू पहले भी किसी पेपर में आया था, लेकिन वो सारे आंसर गलत लिखे थे, ये आंसर यहाँ सही लिखा हुआ है। अच्छा जनाब आली, आगे 8 नंबर एमसीक्यू पे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पहले भी आ चुका है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम आया था पहले। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना वो ये होती है, ये ये होती है, इसका आंसर होता है रेडियन अपॉन सेकेंड। ठीक है, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती। सेकंड की डायमेंशन, सेकंड नीचे है ना, जब सेकंड ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा, t-1, ये आंसर है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिव्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो ये चैप्टर है ना आपका, ये बर्नौली वाला, टॉरिसिली, ये वाला इनका जो लिक्विड वाला फ्लूइड वाला चैप्टर है, उसके बिल्कुल जो पहला पैराग्राफ है ना, वहां वो लिखा हुआ है कि जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना उससे हमें मिलती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो है वो कैसे रिलेटेड है, मुझे तो ये पता है यार, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, और टी इज इक्वल टू 1/f होता है। इसने ऐसी कोई बात तो दी नहीं है। हाँ ये करो कि इस टी को वहां ले जाओ, ये टी वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, एफ टी इज इक्वल टू 1। सही है, एफ टी दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 आता है। तो अगर टी मालूम करना है तो एफ को यहाँ नीचे ले जाओ, और एफ मालूम करना है तो टी को नीचे ले जाओ। स्टार्स मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, अच्छा अब अगर कोई स्टार जमीन की तरफ आ रहा है ना तो ब्लू शिफ्ट होता है, और अगर वो जमीन से दूर जा रहा है ना तो फिर रेड शिफ्ट होता है। ये याद करने वाली बात है। स्टार्स मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो ब्लू शिफ्ट, अर्थ से दूर जा रहे हैं तो रेड शिफ्ट। ये याद कर ले, रेड शिफ्ट वाला भी आगे आएगा एमसीक्यू। स्पीड ऑफ साउंड इन कॉपर क्या होती है जी, 3600 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका ये बॉक्स बना हुआ है, साइड बॉक्स है, उसके अंदर लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये पहले भी आ चुका है। वेलोसिटी ऑफ साउंड साउंड जो है ना उस पे प्रेशर का कोई असर नहीं होता, मीडियम का होता है, डेंसिटी का होता है, टेम्परेचर का होता है, प्रेशर का नहीं होता। अच्छा जी आगे 14 एमसीक्यू आ गया। फ्रिंज स्पेसिंग जो है ना उसका फार्मूला क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला लैम्डा एल अपॉन डी। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला है लैम्डा एल अपॉन डी, याद कर लें।
इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर द डायमीटर ऑफ कोर जो है वो 50 माइक्रोमीटर होता है। याद करने वाली बात है, इसमें समझने की तो कोई बात नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव, ये भी एक बॉक्स बना हुआ है, साइड बॉक्स राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नहीं, राइट साइड पे साइड बॉक्स। उसमें जो है ना मुख्तलिफ चीजें, बहुत सारी चीजें जिनकी एफिशिएंसीज लिखी हुई हैं। तो स्टीम लोकोमोटिव के सामने 8% लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये भी याद करने वाली बात है। क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो है ना एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जो आपकी बुक में लिखा है ना, उसके आगे नीचे उसकी 3 एप्लीकेशंस लिखी हैं, 3 एग्जांपल्स या एप्लीकेशन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो 3 एप्लीकेशन या एग्जांपल्स हैं उसमें एक क्लाउड फॉर्मेशन भी है। ठीक है जी, पहला पेपर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे पेपर की तरफ, जो कि 2000, जो पुराने जो है ना शिफ्टों का था, सेशंस का था। अच्छा जी, कहते थे अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ। ये मैंने मेरे पेपर ढूंढा, मुझे बोला फिर ये लेफ्ट साइड पे जो है ना आपके पहले चैप्टर में ही, आपके फर्स्ट चैप्टर में एक साइड बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, वहाँ ए, बल्कि लेफ्ट पे नहीं है, राइट पे शायद, एज ऑफ यूनिवर्स, एज ऑफ अर्थ, मुख्तलिफ चीजों की एजेस लिखी हुई हैं अंदाजन ना। तो वहाँ एज ऑफ अर्थ जो है ना वो इतनी लिखी हुई थी, 1.4 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स, 17 सेकेंड सॉरी। अच्छा, if two vectors are of equal magnitude and perpendicular to each other are added, then the resultant make, अच्छा अगर फर्ज करें, वो कहता है यार एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर को हमने ऐड किया है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, सही है। अगर हमने कह रहा है दोनों जो है ना इक्वल मैग्नीट्यूड था और परपेंडिकुलर थे, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा था, हमने दोनों को ऐड किया, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा इनका, ये वाला, सही है। ये रिजल्टेंट है और ये वेक्टर था, ये फर्ज करें ये भी ए था ये भी ए था, इक्वल थे। तो वो कह रहे हैं इनका जो रिजल्टेंट आएगा, द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे ये इस जगह कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। भाई देखें ये एंगल कितने का है, ये वाला 90 का है ना, ये एंगल 90 का है। तो बाकी ये जो दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड ही इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल भी, इसके सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल, जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल तो ऑलरेडी 90 का है ना, तो ये दोनों एंगल जो है ना 45 के होंगे। तो इसका आंसर आएगा 45। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना, ये टाइम होता है और ये वेलोसिटी होती है। इसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप स्लोप एक्सेलरेशन होता है, वो होता है v अपॉन टी। और दूसरा ये होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर फर्ज करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है इस तरह करके, ठीक है। पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर सेम रही, फिर कम हो गई। तो वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना, वो डिस्टेंस होता है, वो असल में होता है v इंटू टी। तो v इंटू टी किसकी इक्वल होता है एस के, और v अपॉन टी किसकी इक्वल होता है ए के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें मालूम कर सकते हैं, एक अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो s पता चलता है, और v को t से डिवाइड करें तो a पता चलता है। तो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दो चीजें हमें मालूम होती हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। अच्छा, द फॉर्मूला, द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इसकी इक्वल है, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है mv अपॉन टी के, याद कर लें। 10 किलो 10 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, अच्छा ये देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 10 किलो वाट आवर, 10 किलो, किलो की जगह लिख दूंगा 10⁻³ वाट, वैसे का वैसा, और ये जो आवर है ना इसकी जगह लिख दूंगा 1 अपॉन, नहीं 1 अपॉन नहीं लिखूंगा, आवर है ना, आवर होता है 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है एक घंटा ना। इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा 3600, 3 सिफर ये और 1 सिफर ये, 4 सिफर, 1 2 3 4 सिफर, और ये आ गया वाट सेकेंड। अच्छा अब मैं इसको जो है ना यहाँ पे पावर में करना है, 1 2 3 4 5 6, ये है 36 × 10⁻⁶। या अगर मैं 3.6 करता हूँ तो आएगा 10⁻⁷। तो मैंने देखा कि 3.6 के साथ तो 7 पावर नहीं थी, ये तो गलत है। 36 के साथ जो है ना यहाँ पे भी 6 पावर है, ये भी 6 पावर है, ये भी 6 पावर है, लेकिन यहाँ सिर्फ वॉट लिखा है और हमारा आंसर आ रहा है वॉट सेकंड। अच्छा ये जो वॉट सेकंड होता है ना, ये जूल के इक्वल होता है। अब कुछ लोग हो सकता है जल्दी में जो है ना जब ये आंसर आए तो वो ये आंसर लगा दे, नहीं भाई इस वॉट के साथ सेकंड तो नहीं लिखा हुआ ना ऐसे,
यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वॉट सेकंड। वॉट सेकंड किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। ये आंसर है हमारा करेक्ट। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, जूल सेकंड है। ठीक है जी। एक और भी थी, देखी थी हमने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड करके ना, ऐसे कुछ। ये भी है, जूल सेकंड भी है एंगुलर मोमेंटम की यूनिट। द पुल ऑफ अर्थ ऑन अ मास ऑफ 20 kg। मास कितने, 20 kg। चलें जी मास लिखते हैं, डाटा बनाते हैं, ये फॉर्मूले से होगा ना। मास कितना है जी, 20 kg। कह रहे हैं पुल ऑफ अर्थ मालूम करो। पुल ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, पुल ऑफ अर्थ कहते हैं डब्ल्यू को। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, एम की जगह 20 पुट करेंगे, जी की जगह जो है ना 9.8 पुट करेंगे। सही है। लेकिन एक मसला है, आगे मैंने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, मैंने पुल ऑफ अर्थ देखा, मैं बड़ा खुश हुआ कि यार मुझे पता है पुल ऑफ अर्थ कहते हैं वेट को। और मैंने बड़ी जल्दी जल्दी डाटा बना के कर लिया। नहीं ना बाबा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पूरे को पढ़ना है। तो द पुल ऑफ अर्थ ऑन मास ऑफ 20 kg एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अल्लाह अकबर। एट द सेंटर ऑफ अर्थ का क्या मतलब भाई, सेंटर ऑफ अर्थ तो हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाओगे तो आपका वेट जीरो हो जाएगा। आपको जमीन थोड़ी खींच, जमीन किस तरफ खींच रही है, सेंटर पे। तो आप जब सेंटर पे पहुंच जाओगे तो फिर जमीन क्यों खींचेगी आपको, आप तो सेंटर पे पहुंच गए हो ना। तो पुल ऑफ अर्थ जो है ना, एट एट सेंटर ऑफ अर्थ वो जीरो होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। ये याद रखना है, अगर वो वेट के ना, वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो फिर भी जो है ना जीरो ही होना है। When a wheel turns through an angle of 180 degree, it lays out a tangential distance s is equal to। भाई जब आप आपका जो है ना, जो टेंजेंशियल डिस्टेंस होता है ना, ये टेंजेंशियल डिस्टेंस इसको एल कहते हैं। और ये जो एंगल है ना, इसको जब रेडियंस में करेंगे तो ये आता है पाई रेडियंस। सही है। तो जो जो व्हील है उसका रेडियस जो है ना, हम कहते हैं आर है। तो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, या एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये एस और एल एक ही चीज है, आप एस कह दे। कुछ बुक्स में एस लिखा हुआ है, कुछ में एल लिखा हुआ है। तो चले मैंने एल लिया है ना, मैंने कहा एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर तो आर है, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आया, पाए आर। ये आंसर है, पाए आर। ये 180 डिग्री का मतलब है आधा चक्कर ना। जब पूरा चक्कर लगता है ना, 360 डिग्री पूरा चक्कर लगता है, तो फिर वो जो है ना सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाता है, 2 पाई आर के इक्वल। और अगर आप किसी भी कोई व्हील आपका टर्न करेगा ना, व्हील भी तो सर्कल ही होता है ना। सर्कुलर व्हील अगर आधा चक्कर लगाएगा ना, तो वो इतना डिस्टेंस होगा। तो ये क्या है, उसका रेडियस है। अच्छा जो यूनिट है ना, रो जी एच, रो जी एच, ये वगैरह डेरिवेशन कही हुई है। रो जी एच जो है, ये रो क्या होती है, डेंसिटी होती है। ये रो ना, रो ये होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर मैं रो जी एच में इसकी जगह में लिखूं मास अपॉन वॉल्यूम, और ये जी है, और ये एच एच लिख दूं, सही है। फिर इसके बाद मैं क्या करूं कि मैं कहूं यार ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मैं कहूं यार हाइट से हाइट कट गया। ये जो एम जी है, एम जी क्या होता है, वेट होता है। वेट किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। नीचे लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। तो ये देखो मैं निकाल लाया कि यार ये जो रो जी एच है ना, ये एफ अपॉन ए के इक्वल है। और एफ अपॉन ए क्या है, प्रेशर है। होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ऐसे आप ये याद कर लें कि पानी के अंदर जो है ना, ये जो रो जी एच है, ये क्या है, प्रेशर होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई शक शुबा, जैसे मुझे शक शुबा था, तो मैंने रो को ही लिखा। ये रो क्या होती है, डेंसिटी होती है। इसकी जगह मैस अपॉन वॉल्यूम लिख के, फिर वॉल्यूम की जगह लेंथ इंटू ब्रेड्थ टू हाइट के लिख के, हाइट को हाइट से काट के, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह एरिया लिख के, एम जी की जगह डब्ल्यू लिख के। डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, फोर्स के। हमारा जो वेट है ना, वो फोर्स के इक्वल होता है। वेट इज अ फोर्स। तो वो करके मैं ले आया कि भाई ये जो है ना वो प्रेशर है। अदरवाइज आप याद कर लेंगे फॉर्मूला कि ये प्रेशर का फॉर्मूला है, लेकिन पानी के अंदर। अच्छा, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड, ये पहले भी आ चुका है, एफ और टी दोनों को मल्टीप्लाई करो, वन आता है। ठीक है। ये देखो यहाँ दोनों एक ही जगह करके वन लिख दिया, नहीं भाई। वन ऊपर होना था, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी। इसको कैसे होना था, यूं होना था, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी, या टी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ऐसे होना था। या दोनों को मल्टीप्लाई करो, वन है। करेक्ट रिलेशन क्या है, ये वेव इक्वेशन है। v इज इक्वल टू एफ लेम्डा, इसको क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन। ये करेक्ट रिलेशन है। 12th एमसीक्यू है, डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड। हाँ हाँ हाँ। अगर वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तो फिर तो लेमडा अपॉन टू होना था। अगर वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, फिर भी यही होना था।
लेकिन वो कह रहा है नोड और एंटी नोड के दरमियान। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस जो है ना लैम्डा अपॉन 4 होता है। ठीक है, याद कर ले। इफ अ स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, अगर दूर जा रहा है तो फिर रेड शिफ्ट है, और अगर करीब आ रहा है तो फिर ब्लू शिफ्ट है। ठीक है जी, आई होप आपको याद हो जाएगा ये। आगे 3 4 एमसीक्यू रह गया भैया। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ न्यूटन रिंग डार्क होता है। अच्छा, अभी आगे एक एमसीक्यू होगा कि क्यों डार्क होता है। सही है, अगले एक पेपर में मैंने 2015 में कहीं एमसीक्यू आया हुआ है कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू, फिर आगे रीजन लिखिए। वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। तो जो लाइट होती है ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है ना, तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है वो। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी से बता रहा हूँ। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। अच्छा, ये जो मैग्निफिकेशन होती है ना, इसका फार्मूला होता है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, पहले भी कर चुका हूँ कहीं पे, एफ अपॉन, नहीं 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 नहीं, नहीं एफ नहीं था यार, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था, पता नहीं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे भूल गया हूँ मैं। यहाँ एफ था, पता नहीं डी था, क्या चीज थी मुझे याद नहीं आ रही वो। अच्छा, बहरहाल 1 प्लस इसका जो आंसर था ना, इसका इसका आंसर था 25। इसका 25 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, और ये जो एफ है ना, एफ क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 रख दिया। चलिए जी, 1 प्लस 25 को 10 से डिवाइड करो, क्या आया 2.5। तो 1 और 2.5 कितना हो गया, 3.5, इसलिए ये 3.5 आंसर लगाया। ठीक है, ये जो डी होता है ना, ऊपर अब पता नहीं, मैं भूल गया हूँ, डी होता है, अच्छा स्मॉल डी होता है मेरा ख्याल है। आई थिंक स्मॉल डी होता है। यूँ होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये जो डी है ना, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, या इसको नियर पॉइंट भी कहते हैं, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। तो आई होप आपको फार्मूला रहा, याद रहेगा, एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, और ये जो डी है इसकी वैल्यू फिक्स है 25 सेंटीमीटर, तो जस्ट एफ की वैल्यू पुट करनी है, एम पता चल जाएगा 3.5। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो केल्विन। अच्छा, केल्विन के साथ ये डिग्री वाला साइन नहीं लगता, सेंटीग्रेड के साथ लगता है, फॉरेनहाइट के साथ लगता है। ये जो केल्विन है ना, के इसके साथ डिग्री वाला साइन नहीं लगता। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, ये है, याद कर लो भैया, या आप यो 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। बाकी देखो सब वही है, सिर्फ पावर का फर्क है। यहाँ 23 पावर है, या -23 है, या 26 है, या -26 है। तो -23 पावर आपको याद रहे, 1.38 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसी के साथ 2016 के एमसीक्यूज खल्लास हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, और मैं सेकेंड ईयर में भी आपके लिए मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के जो है ना की वीडियोस में आपके लिए बना सकूं। तो चलें, मैं थोड़ी सी ब्रेक करता हूँ, और उसके बाद फिर 2015 के पेपर की वीडियो बनाता हूँ। और देन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास पेपर्स में, उनकी भी मैं वीडियो आज बना सकूं आपके लिए, क्योंकि आज मैंने सब काम छोड़े हुए हैं आप लोगों की वजह से। जस्ट मैं कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठा हुआ हूँ, और मैं फुल मूड में हूँ कि मैं आज, आपकी फाइनल डे है, आपका कल पेपर है, जो कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, कोई आपकी हेल्प मैं कर दूँ। तो ठीक है, ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।